फ्री में प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज, इंटरव्यू प्रिपरेशन सब कुछ आज इस वीडियो में देखने वाले हो। फ्री इंटर्नशिप वीडियो में इसको बोलूँगा, जिसमें आप सीखोगे। सबसे पहले प्रैक्टिकली आपको साइट पे ले जाऊंगा। आपको 10 से 12 चीज़ें मैं ऐसी प्रैक्टिकली आपको टर्म्स दिखाने वाला हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। साइट पे इनका क्या काम है, कैसे करते हैं, क्यों है, क्या नहीं, वो सब चीज़ें प्रैक्टिकली साइट पे आप देखने वाले हो। आई होप, तो मेरे को पता है थोड़ी चीज़ें आपको पता होगी, ज़्यादा लगा लो स्टार्टर का थोड़ा नॉलेज होगा, लेकिन आपको पूरी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। हर एक चीज़, जो 12 चीज़ें बताऊंगा अलग अलग होंगी, जो आपको बहुत काम आएंगी। फिर मैं आपको कोई 30 से 40 इंटरव्यू क्वेश्चन दिखाऊंगा जो प्रैक्टिकली रहेंगे, लेकिन थ्योरेटिकली बताऊंगा, इजीली समझोगे। फिर आपको थंब रूल दिखाने वाला हूँ। मतलब फुल ऑन वीडियो होने वाली है, 25 से 30 मिनट में आपके लूँगे। काफ़ी नॉलेज में उसमें आपको देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक काम कर लीजिए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो जो वीडियो चाहिए। और प्लेलिस्ट में 1600 प्लस वीडियोस हैं, फ्री में नॉलेज है, उसको गवाओ मत, सीखो, प्रिपरेशन करो और इंटरव्यू क्लियर करो। शुरू करते हैं। बेसिक स्टेप रहता है हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। जो हमारा स्टार्टर होता है, कॉलम का स्टार्टर हम इसे बोलते हैं। जो सामने आप देख रहे हो, ये प्रोसेस जो किया जा रहा है कॉलम का स्टार्टर, ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और इसमें एज ए साइट इंजीनियर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो देखो, ये स्टार्टर हम बेसिकली इसलिए करते हैं कि हमारी जो भी सेंटर लाइन होती है कॉलम की, तो वो प्रॉपर हम स्टार्टर के टाइम चेक कर सकते हैं। जो भी सरिया बाहर रहता है या जो सरिया आउट हो गया, तो उसको हम तब सेट कर सकते हैं स्टार्टर के टाइम। जब हम अगर स्टार्टर नहीं करेंगे, डायरेक्ट फर्मा, जहाँ जिसे हम फॉर्म वर्क बोलते हैं कॉलम की, वो खड़ा कर देंगे, तो उसमें दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। बाद में वो कॉलम आउट हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले एक हार्ड सरफेस बना लेते हैं। देखो, जैसे सामने देख रहे हो, मतलब हमारा जो कॉलम का साइज़ रहता है, अगर 300 बाई 300 का है, 500 बाई 500 का है, वैसे ले लेंगे। और हाइट में उसका 4 इंच या 100 mm हम हाइट में उसको फिल कर देंगे। और जिस ग्रेड का कंक्रीट हमारा यूज़ हो रहा होता है, M30 है, M25 है, तो उसी ग्रेड का कंक्रीट डाल के हम उसको अच्छे से फिल कर देंगे। उसके बाद ये स्टार्टर दूसरे दिन खोला जाएगा, क्यूरिंग करके उसको प्रॉपर फॉर्म वर्क किया जाएगा। और जब फॉर्म वर्क करते हैं, तो अगर स्टार्टर पे फॉर्म वर्क करोगे तो उसको अच्छे से सपोर्ट मिलेगी, नीचे जो हमारा कॉलम रहेगा, और वो प्रॉपर एक जगह पे सेंटर लाइन के थ्रू फिक्स होगा। और इसको हम करते कैसे हैं, जैसे आप सामने देख रहे हो जो प्रोसेस किया जा रहा है, मतलब एक ड्राइंग के हिसाब से हम जैसे नीचे में लेआउट करते हैं सेंटर लाइन प्रोसेस है, वैसे ही हम कॉलम का भी जो ये स्टार्टर करते हैं ऐसे ही करते हैं। मतलब एक साइड से हम स्टार्ट करेंगे और टेप की हेल्प से हम उसको सेट करते जाएंगे कि जितने पे हमारा डिस्टेंस है। अगर आपका 3 मीटर पे कॉलम का सेंटर है, तो हम फेस के हिसाब से उसको सेट करते करते आगे चलते जाते हैं। और मतलब एक बार हमारा स्टार्टर सेट हो जाए, तो विद दी हेल्प ऑफ डोरी, जो हमारी एक लाइन होती है, उससे हम देख लेते हैं कि कॉलम एक लाइन पे है या नहीं। आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे सेट किया जा रहा है। जैसे आप सामने देख रहे हो, जो हमारा डिस्टेंस था उसके हिसाब से हमने देख लिया कि उधर से वो सामने पीछे आप देख रहे हो, पीछे से यहाँ तक कितना डिस्टेंस पे आता है, उतने डिस्टेंस पे हम स्टार्टर सेट करते जाएंगे, कॉलम का हमारा स्टार्टर होता जाएगा। तो यही प्रोसेस रहता है। मतलब एक मिस्टेक ना हो कॉलम लेआउट में, तो इसलिए हम स्टार्टर करते हैं। दूसरा कि जो प्रॉपर जो कॉलम को सपोर्ट मिल सके, मतलब जो फॉर्म वर्क हम करेंगे, नीचे में खुलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं फर्मा के, तो इसीलिए हम स्टार्टर कर देते हैं कि नीचे प्रॉपर से उसमें सपोर्ट आ जाए। और एक मतलब एक काटकोना भी हो जाता है, राइट एंगल हो जाता है कॉलम का। अगर हम सीधा फर्मा करेंगे उसमें भी हो जाएगा, लेकिन उसमें ज़्यादा गलती होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। से तो शेयर की क्या होती है, देखो जो सामने आप खड्डे खड्डे देख रहे हो बीम में, ये प्रॉपर से की गई नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। शेयर की हम प्रोवाइड करवाते हैं जहाँ भी हमारा जॉइंट आता है। आपने मोस्टली शेयर की सुनी होगी, आप जब डिग्री कर रहे होंगे अपनी, तो उधर रिटेनिंग वॉल का जब हम डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें हम नीचे में शेयर की प्रोवाइड करवाते हैं। वो क्यों, मतलब एक बॉन्ड बनी रहे, मतलब जैसे एंकरेज चाहिए होती है ना, वही काम शेयर की यहाँ करती है। जब दूसरा कंक्रीट होगा इस कॉलम में, जैसे आप कॉलम देख रहे हो सामने, स्टार्टर हो गया, स्टार्टर के बाद यहाँ कॉलम किया जाता है, तो कॉलम का जो कंक्रीट होगा दूसरे टाइम, वो अच्छे से बॉन्ड बना पाए, नीचे फेलियर के चांसेस डिक्रीज कर पाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा फेलियर के चांसेस कॉलम के कहाँ होते हैं, नीचे में। और अगर वहीं पे एक प्रॉपर जॉइंट नहीं बनाया गया, तो फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ हम शेयर की प्रोवाइड करते हैं। और शेयर की का आप कैसे किस वे में रख सकते हो, देखो हम उसकी लेंथ आप 150 बाई और डेप्थ उसकी 100 mm रख सकते हो, कि प्रॉपर से जब दूसरा कंक्रीट हो, एक अच्छी सी बॉन्ड उसमें बन जाए। तो यही पर्पस रहता है शेयर की का, कि हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। एक मतलब जब हमारा जॉइंट आता है, वहाँ प्रॉपर जॉइंट अच्छे से हो पाए, इसलिए हम शेयर की वहाँ प्रोवाइड करते हैं। ये हो गया शेयर की का कॉन्सेप्ट। अगला हम बढ़ते हैं टाई रोड की तरफ।
तो टाई रोड क्या हुई हमारी, टाई रोड जैसे सामने आप देख रहे हो, मतलब हम कॉलम की शटरिंग के लिए यूज़ करते हैं या किसी भी चीज़ की शटरिंग होती है, शेयर बॉल की शटरिंग हो गई, तो उसमें हमारा जब कंक्रीट होता है तो लोड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जो शटरिंग है उसको एक अच्छे से प्रॉपर वे से पकड़ने के लिए हम मोस्टली टाई रोड यूज़ करते हैं। जैसे आप सामने देख रहे हो 16 mm टाई रोड है, ये हर एक अलग अलग डाया की टाई रोड आती है। इसमें जो स्क्रू आप देख रहे हो, स्क्रू की हेल्प से हम टाइट कर देते हैं, मतलब दोनों तरफ हमारे सी चैनल लगेंगे, बीच में हमारी टाई रोड लगेगी और स्क्रू की हेल्प से हम उसे टाइट कर देंगे, इसे हम टाई रोड बोलते हैं। अगली जो चीज़ है, अगली मैं बताने वाला हूँ स्टार्टर का वॉल्यूम निकालने के लिए सिंपल फार्मूला है जो हम 8th से पढ़ते आ रहे हैं, उसकी हेल्प से हम निकाल पाते हैं कि कैसे हम कोई भी सर्कुलर चीज़ है उसमें कितना कंक्रीट लगेगा, वो हम उसकी हेल्प से निकाल पाते हैं। जैसे आप सामने देख रहे हो, ये हमारा 900 mm का सर्कुलर कॉलम है, तो हमें सिंपल क्या करना है, जो हमारा नॉर्मल फार्मूला रहता है पाई आर स्क्वायर एच करना है, 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर हमारा क्या आएगा, रेडियस हमारा ये 900 का कॉलम है, तो 0.450 इंटू 0.450 इंटू एच, हाइट क्या होगी हमारी 100 mm का हम हाइट स्टार्टर भर रहे हैं, तो उसकी हेल्प से हम ये इसका वॉल्यूम निकाल देंगे कि हमारा 0.110 कंक्रीट MQ माल लगेगा या एक बोरी का माल, जैसे भी जो भी कंक्रीट आता हो, इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे इस टॉपिक पे। अगली चीज़ क्या है, जो हम स्टील की वीडियो में डाल रहा था, स्टील की चेकलिस्ट बीम की, तो उसी दौरान सेकेंडरी बीम और प्राइमरी बीम का मैंने कॉन्सेप्ट लाया था, तो उस समय बीम को अच्छे से हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब क्या है, वो स्लैब खुल चुकी है, तो नीचे से आप देख सकते हो कि सेकेंडरी बीम क्या है, हमारा प्राइमरी बीम क्या है। तो जो बड़ा बीम आप देख रहे हो, उसके ऊपर हमारा जो रेस्ट किया है वो हमारा सेकेंडरी बीम है। मतलब जो लोड प्राइमरी बीम, जो सेकेंडरी बीम पे लोड आएगा, स्लैब का लोड हमारा सेकेंडरी बीम पे जाएगा, वो सेकेंडरी बीम से लोड ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारा प्राइमरी बीम पे, और प्राइमरी बीम से हमारा लोड कॉलम के थ्रू नीचे फुटिंग में और सॉइल में चला जाएगा। तो ये होता है। और सामने आपको मैं दिखा भी देता हूँ कैसे, अभी सामने आपको दिख रहा होगा एलिवेशन पूरा, ये टी बीम है हमारा, तो ऊपर स्लैब आ गई, नीचे बीम की लटक आ गई, और देखो बड़ा बीम जो दिख रहा है आपको, एक 900 बाई 1 मीटर का बीम है, उसके ऊपर जो बीम है 300 बाई 450 का, वो उसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, और 300 बाई 450 का जो बीम है उसके ऊपर एक और छोटा बीम आ रहा है 230 बाई 400 का, वो उसके ऊपर रेस्ट कर रहा है। तो इधर से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो हमारा प्राइमरी बीम क्या है, सेकेंडरी बीम क्या है। इसका डिज़ाइन आपने अपने बीटेक के टाइम किया होगा, जहाँ ऐसे कॉलेजेस में पढ़ा होगा, तो ये चीज़ रहती है। वही हमारा क्लियर हो गया कि प्राइमरी से सेकेंडरी से प्राइमरी, प्राइमरी से कॉलम के थ्रू हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हो गया तीसरा कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट अगर हम चलते हैं, अभी जो अगली चीज़ है हमारी वो है प्लास्टर का चेकिंग कैसे कैसे करते हैं सर, और डेप्थ कितनी है कैसे पता चलेगी। वो तो स्केल रहता है, वर्नियर स्केल से भी हो जाती है। बाकी जब डेप्थ के लिए मैंने एक पहले कॉन्सेप्ट बनाया था, जब हम चेकलिस्ट कर रहे थे कि प्लास्टर कितना चढ़ाएं हम, कितनी दीवार पे प्रॉपर प्लास्टर आएगा, वो कैसे चेक करते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हो, उसमें पता चल जाएगा कि प्लास्टर की थिकनेस कितनी आ रही है। पहले जब एक बार प्लास्टर हो जाता है, उसको हम चेक कैसे करते हैं, सामने आप देख रहे हो, एक फंटी की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं, डोरी की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर प्लास्टर हुआ है कि साउल में हुआ है। नहीं तो साउल से थोड़ा बहुत आप चेक कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर हम फंटी को चारों तरफ घुमा के उसके साइड पे गैप देख सकते हैं कि कहाँ पे गैप आ रहा हो, तो उधर से हमें आइडिया लग जाता है कि कितना ज़्यादा प्लास्टर में गैप है। मतलब 1-2 mm है तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अब कभी ज़्यादा हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। इस जो सामने फंटी देख रहे हो, इसकी हेल्प से हम चेक करते हैं। ये क्वेश्चन आपके द्वारा पूछा गया कमेंट में। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया आपकी तरफ से कि डोवल क्या होते हैं और प्रॉपर अच्छा केमिकल कौन सा है उसको यूज़ करने के लिए। तो डोवल होता है क्या? डोवल वो है हमारा पुराना कॉन्क्रीट सरफेस है, उधर हमें एक्सटेंशन करनी है, नया कुछ बनाना है। मतलब आगे लगा लो 2 रूम आपने बना के रखे हैं, स्लैब वहीं तक है और आगे आपको स्लैब करनी है, तो सरिया क्या करेंगे, तो उसमें हम डोवल यूज़ करते हैं, ग्राउट करते हैं, डोवल्स होल करके उसमें हम सरिया डालते हैं। और सरिये के लिए अच्छा केमिकल कौन सा है? फिशर केमिकल, सामने आप जो देख रहे हो, जहाँ हिल्टी केमिकल वो भी आता है। और डोवल हम उसे बोलते हैं, मतलब हमारा जैसे क्या होता है, कॉलम हो जाते हैं हमारे और बीच में हमारा लिंटल हमें डालना होता है और लिंटल का सरिया हमने प्रोवाइड नहीं किया होता, तो वहाँ हम होल करके लिंटल का सरिया ग्राउट करते हैं और फिर वहाँ हमारा वो प्रोसेस पूरा लिंटल का किया जाता है। तो डोवेल क्या हुए, मतलब किसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन के आपको एक्सटेंशन करनी है, वहाँ स्टील बार नहीं है तो आप वहाँ स्टील बार लाओगे, उस प्रोसेस को हम डोवेल बोलते हैं। जहाँ हम पहले ही कंस्ट्रक्शन के टाइम ही डोवेल छोड़ देते हैं, एक्सटेंड करके सरिया अल्टरनेट करके छोड़ देते हैं कि बाद में हम उसे यूज़ कर सके, तो वो हमारा डोवेल हो गया। और अच्छा केमिकल कौन सा है हमारा? फिशर या हिल्टी का आप यूज़ कर सकते हो, वो अच्छा केमिकल मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डोर जैम क्या होता है। तो डोर जैम सिंपल एक मतलब वर्ड यूज़ किया जाता है, डोर जैम। ये सामने आप देख रहे हो, चौखट भी हम जिसे बोलते हैं, और एक ग्रेनाइट की चौखट होती है, वुडन की चौखट होती है, तो उसे हम डोर का जैम बोलते हैं, डोर जैम।
तो ये आपको काम आएगा कहाँ, बिलिंग वर्क में, जहाँ जब आप क्वांटिटी निकालोगे किसी चीज़ की तो उसमें हमारा ये डोर जैम वर्ड आपको सुनने में आएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इफ स्लम्प इंक्रीजेज बाय 150 mm। मतलब अगर आपका आपको सबको पता है वर्केबिलिटी, उसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, स्लम्प टेस्ट। तो उसको अगर उसकी वैल्यू आई, देखो पहले सबसे पहले क्या हमारा 75 + 25 mm, ये वैल्यू है हमारी। अगर नॉन पंपेबल मतलब बूम प्लेसर से आप कंक्रीटिंग नहीं कर रहे हो तो ये वैल्यू है आपकी स्लम्प की। और अगर बूम प्लेसर से कर रहे हो 100 + 125, तो ये आपकी बूम प्लेसर साथ है वैल्यू। अभी क्वेश्चन है कि अगर इफ स्लम्प इंक्रीज, मतलब 150 mm का स्लम्प बढ़ गया तो आप साइड पे उसको कैसे टैकल करोगे, क्या करोगे? तो इसका आंसर आप इंटरव्यू में क्या दोगे, जहाँ तो जो आपका ट्रांजिट मिक्सर रहता है उसको वापिस भेज दो। अगर आपका आरामसी कंक्रीट है तो बिना मिक्स डिज़ाइन से शेड कार्ड किए हुए आप टीएम वापिस भेज सकते हो बैचिंग प्लांट पे, वो आगे देखेंगे। दूसरी चीज़ है, वहाँ पे अगर आपको फाइबर अवेलेबल है, मतलब रेक्रॉन जो हमारा फाइबर यूज़ रहता है, रेक्रॉन 12 mm फाइबर, अगर वो अवेलेबल है तो वो आप यूज़ कर सकते हो। कितना करना होता है आपको, अगर उन्होंने पहले यूज़ नहीं किया, वो आपको यूज़ करना है मतलब 850 ग्राम पर क्यूबिक, तो उसकी जो वर्केबिलिटी वो काम करने लायक हो सकती है। अगर खुद का मिक्स डिज़ाइन है तो फिर तो आप भले कुछ भी कर लो, वहाँ पे सीमेंट डाल दो, उसमें एग्री डाल दो, तो कवाड़ा कर लो मिक्स डिज़ाइन का। नेक्स्ट है हमारा, बट इफ़ डिक्रीजेज बाय 50 mm। मैंने जैसे बताया हमारी आ गया। तो अगर आपका जो स्लम्प है वो 50 mm से कम हो गया, ठीक है, तो फिर क्या करोगे? करना कुछ नहीं है, जो आपका टीएम होगा अगेन आपको बैचिंग प्लांट भेज देना है। क्योंकि अगर इससे एक तो इसकी अगर यूज़ करोगे, एक तो वर्केबल नहीं होगा, स्लरी वैली अगर 150 mm यूज़ करोगे स्लरी उसकी निकल जाएगी, या तो ऊपर आ जाएगी या ब्लीडिंग हो जाएगी, तो ये आपको उसमें देखने को मिलेगा अगर स्लम्प ज़्यादा है। अगर कम है तो सेग्रीगेशन चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर उसमें अगर वर्केबल काम करना भी है, अगर टीएम वापस नहीं भेज रहे, तो क्या करना है आपको, वाइब्रेटर अच्छे से मारो, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा, उसमें क्यूब टेस्ट लो, नहीं तो बाद में स्ट्रक्चर को ब्रेक करना पड़ेगा। ये है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता चलेगा कि आपको सिंपल आंसर दे देना है कि हम मिक्स डिज़ाइन से छेड़छाड़ नहीं कर सकते और हमारा जो ट्रांजिट मिक्सर रहेगा उसको वापस बैचिंग प्लांट भेज देंगे। नेक्स्ट हमारा बट इज ट्रू स्लम्प, मतलब आपको पता होगा स्लम्प कितने टाइप के होते हैं हमारे। एक तो शेयर स्लम्प आ गया, कोलैप्स आ गया और ट्रू आ गया। ट्रू में क्या रहता है हमारा, मतलब उसमें क्या रहता है, कोई जो हमारा मटेरियल रहेगा, एग्रीगेट रहेगा, वो उसमें पूरा मतलब कोहेसिव होगा, मतलब एक दूसरे से जुड़ा होगा, और जब उसका स्लम्प करेंगे तो वो मतलब डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, मतलब टूटेगा नहीं, तो एक हिसाब से थोड़ा नीचे बैठ जाएगा। तो उसकी वैल्यू मिल जाएगा आपको 20 से 30, आपको उसकी स्लम्प वैल्यू मिल जाती है ट्रू स्लम्प की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इस पर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसमें मैं अच्छे से आगे बताऊंगा। हाउ डू यू कन्फर्म दिस इज जोन 1, 2, 3, मतलब जो आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने पहले वीडियो डाली है, तो उसमें बताया है कि हम जोन 1 कौन सा है हमारा, जोन 2, जोन 1, 2, 3 है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारे फाउंडेशन रहती है उसमें जो हमारी जोन क्या है, जो हमारा ग्रेवल साइज है उस पर हमारा जोन डिपेंड करता है। वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में सब वीडियो दे दूंगा, ठीक है। इसमें मैंने अच्छे से डाली हुई है, काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा अगर साइड पे काम करवाने जा रहे हो तो। जोन 1 आ गया हमारा, जहाँ जो मतलब कॉटन साइल जो भी हमारी सॉइल होगी यहाँ से उठा के वहाँ रखी होगी, वो हमारा जोन 6 आ गया। जोन 5 आ गया हमारा, जिसमें ग्रेवल साइज क्या होगा, 6 से 20 mm, ठीक है। और जोन 4 हो गया हमारा, जो ग्रेवल साइज क्या होगा हमारा उधर 20 से 60 mm। इसमें मैंने अच्छे से वीडियो डाली, अभी मेरे को उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है तो इस पर आप देख सकते हो। लेकिन जो आपको कैसे बताना है कि हमारा कौन सा जोन है, ये जोन डिपेंड होगा हमारे ग्रेवल साइज पे। और जो बेस्ट जोन रहता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वो कौन सा रहता है, जोन 4, 3, तो ये आपका बेस्ट रहता है, ठीक है। तो ये था हमारा। नेक्स्ट है वाई वी डू 3 लेयर इन क्यूब कास्टिंग एंड 4 लेयर इन कॉन कास्ट, मतलब हम जब क्यूब भरते हैं, आपने देखा होगा, तो उसमें 3 लेयर भरते हैं हम, ठीक है, 3 लेयर भरते हैं। और कॉन टेस्ट में कितने करते हैं हमारे, 4 लेयर। क्यों करते हैं, इसका आंसर ये है कि 3 जो इसमें कंपैक्शन या जो वॉइड्स निकालने के लिए 3 लेयर में काफ़ी हो जाता है। उसके बाद जो हम यूज़ करेंगे वो लेबर की वेस्टेज है, टाइम वेस्ट है, तो इसलिए हमने जो स्टैंडर्ड है हमारा 3 लेयर क्यूब टेस्ट में, क्यूब भरने में, और कॉन टेस्ट के लिए 4 लेयर।
नेक्स्ट हमारे हाउ मैनी स्ट्रोक ड्यूरिंग क्यूब एंड कोन टेस्टिंग, मतलब कितने स्ट्रोक करते हैं इसमें हमारे हर लेयर में कितने होते हैं 25 स्ट्रोक, नहीं 35, क्यूब में हमारे कितने रहते हैं 35 स्ट्रोक और कोन टेस्ट में कितने रहते हैं 25। ये कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपको मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, मतलब दोनों में 25-25 बोलते थे, मतलब इसमें भी 25 स्ट्रोक करते हैं हर लेयर में और इसमें भी, और इसकी लेयर कितनी होती है 75 mm की आपको लेयर बनानी होती है। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन कवर ब्लॉक एंड चेयर, मतलब जो हम कवर प्रोवाइड करते हैं स्लैब में, ठीक है, स्लैब में जो हम कवर प्रोवाइड करते हैं वो कितना होना चाहिए, 1 स्क्वायर मीटर पे आपको 5 नग कवर प्रोवाइड करने का, से 1 2 3 4 5, ये 1 स्क्वायर मीटर आ गया। 1 स्क्वायर मीटर में आपको इतने कवर प्रोवाइड करने हैं एज पर स्टैंडर्ड। और चेयर कितनी प्रोवाइड करनी होती है, 1 मीटर के बाद आपको 1 स्क्वायर मीटर के बाद आपको चेयर प्रोवाइड करनी है, ये भी स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट है साइज ऑफ फ्रॉग इन ब्रिक, मतलब जो स्टैंडर्ड साइज रहता है ब्रिक का कितना होना चाहिए आपको, मतलब फ्रॉग तो पहले आपको पता होना चाहिए, ये ब्रिक आ गई आपकी, जहाँ आपने देखा होगा नाम लिखा होता है, जहाँ कोई भी नाम है NJD या जो भी कुछ भी ब्रिक का उसका नाम है, तो बीच में क्या ए जगह रहती है, तो ये कितना साइज होना चाहिए 100 mm मतलब लंबा, और ये ऐसे अपना 30 से 40 mm, और जो इसकी डेप्थ होगी वो कितनी होगी 10 से 20 mm। ये आपको क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा डी शटरिंग टाइम ऑफ स्टेयरकेस, बाकी होगा सबका आपको पता होगा, मैंने इस पे वीडियोस भी डाली हैं, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देखो आप वीडियो। बाकी डी शटरिंग टाइम ऑफ स्टेयरकेस कितना होना चाहिए 7 डेज। 7 डेज बाद आप उसका डी शटरिंग कर सकते हो, उसका मतलब सॉफ्टवेयर, उसमें सॉफ्टवेयर निकाल दो, प्रॉप्स प्रोवाइड कर दो, मतलब ये आपका है, इसमें जो प्लेट वेट होंगी वो निकाल दो, उसके बाद प्रॉप्स प्रोवाइड कर दो 14 दिन के लिए, ठीक है, ये था। नेक्स्ट हमारा हाउ मैनी क्यूब्स वी कास्ट इवर क्वांटिटी इज 40 m क्यूब है, तो कितनी क्वांटिटी नंबर ऑफ क्यूब भरने हैं आपको, वो भरने हैं आपको 4 सेट। कैसे, इस पे वीडियो है देखो, 0 से 6 होगा 1 सेट मतलब 6 क्यूब्स, और 6 से 15 2 सेट, 15 से 30 3 सेट, और 30 से 50 4 सेट, और हमारी वैल्यू कहाँ कर रही है वेरी 30 से 50, और 50 से ऊपर हो जाए तो 4 सेट के साथ हर 50 पे आपको 1 सेट और भर देना है, मतलब 5 6 6 ऐसे। वाटर pH वैल्यू फॉर कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं वाटर वैल्यू, उसकी कितनी होनी चाहिए, मतलब वो 6 से ऊपर होना चाहिए जो हमारी यूज करेंगे, मतलब बेसिक एसिड होना चाहिए, मतलब 6 से ऊपर वैल्यू होनी चाहिए उसकी। pH वैल्यू आपको पता है ये कैसे, मतलब स्केल रहता है, वैल्यू रहती है, न्यूट्रल रहता है यहाँ से नीचे, और 7 से ऊपर आपकी होनी चाहिए। और हुक लेंथ फॉर स्टीरअप, मतलब मिनिमम आपको स्टीरअप प्रोवाइड करनी है 75 mm की, ठीक है, और कितनी रहती है उसकी, अभी ले रहे हैं 10D, ऐसे तो 70D तक रहती है जो हमारी स्टैंडर्ड अभी प्रोवाइड करनी चाहिए हमारी 10D। नेक्स्ट है व्हाट शुड वी चेक बिफोर बैक फिलिंग आफ्टर बैक फिलिंग, बैक फिलिंग करने के दौरान और उसके बाद आपको क्या चीज़ चेक करनी है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने देखना है कि जो वहाँ पे ड्राइंग में क्या दिया हो, अगर वहाँ पे स्ट्रक्चर में पॉलीथीन बताया कि पॉलीथीन आपको कवर करनी है फाउंडेशन, तो पॉलीथीन प्रोवाइड करना एक ये चीज़ है। जो बैक फिलिंग के लिए सॉइल आई है वो स्टोन डस्ट है या कौन सी है वो चेक करनी है, और जो फाउंडेशन का स्ट्रक्चर है उसका हाइट लेवल सब वो चीज़ आपको देख लेनी है, ठीक है। और बैक फिलिंग करने के दौरान क्या चीज़ देखनी है आपको, जो बैक फिलिंग करोगे 200 mm की लेयर ही करनी है, उसको फ्लडिंग कर लेना है, उसको कॉम्पैक्शन कर लेनी है, ये आपका काम है। और आफ्टर बैक फिलिंग क्या है, उसका सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट कर लेना है कि उसकी जो मॉइस्चर कंटेंट है 95% से ऊपर है कि नहीं, वो चीज़ आपको देख लेनी है। नेक्स्ट है हमारा स्लम टेस्ट कौन साइज, मतलब जो हमारा स्लम टेस्ट करते हैं उसका साइज़ क्या रहता है, ये आ गया आपका कौन, इसका मैं टेस्ट करके बताऊँगा भी आपको। ये 300 mm रहता है हमारा, ये 200 mm रहता है, ये 100 mm रहता है, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा कंक्रीट टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट फॉर स्लैब कास्टिंग, मतलब अगर स्लैब कास्टिंग कर रहे हो तो कंक्रीट का क्या टेम्परेचर आपको लेना है। देखो अकॉर्डिंग टू ESTM 26.7 डिग्री सेल्सियस से 30 तक लेना होता है, और एक्सेप्टेबल कितना 5 डिग्री आप एक्सेप्टेबल कर सकते हो अगर समर है तो। 35% से ऊपर टेम्परेचर अगर गया कंक्रीट का तो वो रिजेक्टेड है, क्योंकि वो माल काम करने के लायक नहीं है, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बट इफ़ ट्रू स्लम कम एंड बट इफ़ शेयर स्लम कम, जैसे मैंने पहले बताया ट्रू स्लम कौन सा हो गया हमारा, जो कोजिव रहता है, मतलब उसमें बॉन्ड रहती है उसके मटेरियल में, और हमारा शेयर स्लम्प हो गया उसमें कोई बॉन्ड नहीं होती, वो कोजिव लेस मटेरियल रहता है, मतलब एग्रीगेट कहीं और, सीमेंट कहीं और, पानी कहीं और, ये होता है। उसमें सेग्रीगेशन और ब्लेंडिंग
सब देखने को मिलता है। मतलब ये उसमें सबसे ब्लाइंडिंग तो अपना वो पीसीसी हो गया, ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन ये देखने को आपको मिलता है। सेग्रीगेशन क्या हो गया, हमारा जो एग्रीगेट होगा वो अलग अलग उसके पार्टिकल हो जाएंगे, और ब्लीडिंग भी उसका ही पार्ट है, मतलब उसका ही पार्ट है। उसमें क्या है, जो हमारा कंक्रीट रहता है वो नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है। जैसे हमारे ब्लीडिंग होती है वैसे ही उसको नाम दिया हुआ है। तो शेयर स्लम्प आपको पता चल गया, कोई कॉजिवलेस मटेरियल एकदम से फैल जाएगा। कोलैप्स और शेयर स्लम्प में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कोलैप्स में क्या होगा, हमारा वाटर रेशो बहुत ज़्यादा होती है और एकदम पानी की तरह वो फैल जाता है, और शेयर स्लम्प में क्या होता है, उसमें कोई बॉन्ड नहीं होती है। और ट्रू स्लम्प हो गया हमारा, जिसमें हमारा उसमें मटेरियल जुड़ा रहता है और अच्छा काम करने लायक वो मटेरियल है। और इसमें आप देख रहे हैं M20 क्या है, मतलब जो मिक्स डिज़ाइन जूता है उसमें क्या होता है, हमारा स्टैंड करता है मिक्स। और ये किस लिए स्टैंड करती है, हमारे 20 क्या हो गया, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है हमारी, जो भी हमारी अगर M20 है, ठीक है, तो उसमें हम जो क्यूब सैंपल लेंगे ना, जो इसकी स्ट्रेंथ है वैसे ही क्यूब पास करेंगे, उससे 5% से ज़्यादा क्यूब उसमें फेल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो वो उसकी होगी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हो, वहाँ पे आपको अच्छा समझ आएगा। ये आपको थंब रूल्स काफ़ी PDFs आती होंगी, काफ़ी आपको फ्रेंड से मिल जाएंगी, आपके पेजेस होंगे जो वहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन इनको एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्या चीज़, वो आपको इस वीडियो में अच्छे से पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लेबर प्रोडक्टिविटी थंब रूल। लेबर प्रोडक्टिविटी क्या हो गया कि आप कोई लेबर लगाते हो, उसको लगाने के बाद वो उतना काम आउटपुट आपको दे रहा है काम करके, वो कितना होना चाहिए। अगर आपने ईंट का काम करवा रहे हो, एक मिस्त्री लगाया, 2 हेल्पर लगाए हैं, कि शाम को कितना काम मैं देखूं कि उतना हुआ है कि नहीं हुआ है, वो होती है लेबर प्रोडक्टिविटी। और आपको अगर कोई भी मतलब एस्टिमेशन करना है, तो आप एस्टिमेट कर सकते हो कि मेरे ब्रिक वर्क होने वाला है, हमें इतनी लेबर लगेगी, उसका इतना खर्चा, वो इतना काम करके देगी, इतना खर्चा, और इतने दिन लगेंगे, उसका इतना खर्चा। तो टोटल खर्चा निकल आएगा कि आपका उस काम को कराने में कितना खर्चा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है AA ब्लॉक वर्क। जो AA ब्लॉक होते हैं, जो आपने देखा ही होगा, जैसे ब्रिक हो गई वैसे AA ब्लॉक होते हैं। तो 8 इंच की दीवार करनी होगी, तो 10 स्क्वायर मीटर एक मिस्त्री, एक लेबर जो मैन होगा, एक लेबर जो वूमेन होगी, 3 आपको चाहिए। वो कितना मिनिमम होता है, ये बाकी मिस्त्री पे डिपेंड होता है। अगर इतना करके दे रहे हैं तो अच्छा है, इससे बढ़िया करके दे रहे हैं और ज़्यादा अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। AA ब्लॉक का अगर 4 और 6 इंच की दीवार है, तो वो 8 स्क्वायर मीटर एक मिस्त्री, 2 हेल्पर, ठीक है। अगले ब्रिक वर्क जो 1.25 स्क्वायर मीटर, एक मैसन, एक मैन मजदूर, एक वूमेन मजदूर। वॉल प्लास्टिंग 10 स्क्वायर मीटर करके देंगे, एक मिस्त्री, 1 मजदूर, 1 वूमेन। ये होता है थंब रूल। 10-15 काम को नोटिस किया, उसमें से बना लिया कि इतना मिस्त्री कर रहा है, तो ये हो गया हमारा थंब रूल। ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है काम, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए अगर देखा जाए तो। आगे एक्सटर्नल सीलिंग का प्लास्टर होगा 8 स्क्वायर मीटर, एक मिस्त्री, 2 हेल्पर। फिर कारपेंटर जो काम कर देगा, एक स्किल्ड होगा, उसको दूसरा उसके साथ हेल्पर होगा, वो 4.5 स्क्वायर मीटर आपको काम करके देना चाहिए। अगला बार बेंडर है, 2500 kg अगर वो बाइंडिंग करता है जहाँ काट के बांध के, तो एक स्किल्ड और अनस्किल्ड चाहिए। अगर टाइल वर्क है 10 स्क्वायर मीटर, एक मिस्त्री, एक मजदूर। पेंटिंग वर्क है 700 स्क्वायर फीट, पेंटर स्किल्ड। इमल्शन 700 स्क्वायर फीट, फिर पुट्टी 600 स्क्वायर फीट, प्राइमर 800 स्क्वायर फीट। आगे बढ़ते हैं। हाउस कंस्ट्रक्शन के थंब रूल जो हैं, कंक्रीट देखो क्या होता है, आपका घर पे कंक्रीट कितने अगर आपको एस्टिमेट करना हो, तो अगर आप RMC मंगा रहे हो तो एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि हमारा 4 से 5 हज़ार रुपये में M20 का माल, M20 या M30 का माल मिलेगा। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना खर्चा आएगा। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपका प्लान एरिया होगा, जितने में आपका घर बन रहा है, 1000 स्क्वायर फीट का घर बन रहा है, 1000 × 0.04 आपको मल्टीप्लाई कर देना, आपको लग जाएगा कि आपका इतने M3 कंक्रीट लगने वाला है। अगर उतना M3 का कंक्रीट निकल गया, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 4000 से, तो आपका टोटल खर्चा आ जाएगा कि कंक्रीट पे कितना खर्चा आने वाला है। अगर स्टील की बात करें तो 3.5 से 4 kg पर स्क्वायर फीट हमारा स्टील लग जाता है नॉर्मल घर में। अगर कमर्शियल बिल्डिंग है 5 से 6 kg लग जाता है। अगर शटरिंग की बात करते हैं तो क्या करना है, 2.0 to 2.05 इंटू द प्लान एरिया ऑफ द स्लैब। तो जो भी स्लैब का एरिया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 2.40 से, तो आपको मिल जाएगा आपका शटरिंग कितने आने वाला है। अगर हम फॉर्म वर्क की बात करते हैं, पूरा आपको मैं क्लियर करता हूँ, तेल कितना लगना है, खिल्ला कितना लगना है, जहाँ बाइंडिंग वायर कितनी लगनी है वो भी निकाल लेते हैं। प्लाईवुड कैसे लगेगी हमारी,
अगर शटरिंग की बात करें हम, शटरिंग का टोटल अगर ये होता है थंब रूल, मतलब लमसम खर्चा निकालना। तो 6 इंटू क्वान्टिटी ऑफ कंक्रीट, अगर जितनी क्वांटिटी आई होगी घर की कंक्रीट की, क्वांटिटी कैसे निकालेंगे घर की कंक्रीट की, वो हमने यहाँ निकाल दी 0.40 इंटू प्लान एरिया। फिर उसको क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आपका शटरिंग का आ जाएगा कि इतनी स्क्वायर मीटर हमारी शटरिंग लग रही है। आगे बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ प्लाईवुड कितनी लगेंगी, क्या करना है, देखो हमारा प्लाईवुड का साइज़ क्या होता है 2.44 m इंटू 1220 mm या 1.22 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको, 0.22 जो होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको, जितनी आपकी शटरिंग आई होगी तो उतनी आपकी प्लाई आएगी। ठीक है, एक दूसरे लिंक का ये निकालना आ जाएगा आपको। फिर बैटन की बात करते हैं, तो बैटन को कैसे करना है, क्या करना है 19.82 इंटू जितनी हमारी प्लाई शीट आई होंगी, प्लाईवुड आई होंगी, उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 19.82 से, तो आपकी बैटन की और निकल जाएगी क्वांटिटी। शटरिंग ऑयल की कैसे निकालते हैं, 0.065 से मल्टीप्लाई करना है किसको, टोटल एरिया ऑफ द शटरिंग, जितना एरिया शटरिंग का होगा स्लैब का। फिर नेल का क्या करना है, जो आपका होगा 0.22 इंटू टोटल एरिया ऑफ शटरिंग, शटरिंग कितना हो रहा है, जैसे हमारा यहाँ शटरिंग कैसे निकला होगा, ऊपर नहीं देख रहे, जैसे 6 इंटू क्वान्टिटी ऑफ कंक्रीट, वो शटरिंग का एरिया निकला होगा। बाइंडिंग वायर कितना लगेगा, 75 ग्राम पर स्क्वायर मीटर आपका बाइंडिंग लगेगा। अभी ब्रिक वर्क का हम बात करें तो इसका मैं क्लियर करता हूँ पूरा आपको। पहले एंटी टर्माइट, अगर जो हम वो करते हैं, जो कीड़े वगैरह रहते हैं फुटिंग के डिटोराइड ना करते, उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसका जो केमिकल होता है उसका नाम क्या होता है, क्लोरोफिरफोक 20%। तो इसको क्या करते हैं हम, 95 लीटर हमारा पानी होता है, बाकी उसमें 5 लीटर हम ये केमिकल डालते हैं। और इसको यूज़ कैसे करना है, आपको 7.5 स्क्वायर मीटर, मतलब अप्रॉक्स 8 स्क्वायर मीटर पे आपको 1 लीटर छिड़काव कर देना है, ऐसे इसको यूज़ करना है। इसके हिसाब से हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं। आगे जो होता है फ्लोरिंग थंब रूल, देखो जो मार्बल की फ्लोरिंग होती है उसमें पर स्क्वायर मीटर कितने सीमेंट बैग लगते हैं, 0.3। फिर मार्बल स्कर्टिंग में 0.025 बैग पर RMT। स्कर्टिंग क्या हो गया, हमारा जो रनिंग मीटर में यूज़ होता है। फिर मार्बल की जो ग्लेडिंग होती है उसमें 0.27 बैग पर स्क्वायर मीटर। टेरेस फ्लोरिंग 0.3 बैग पर स्क्वायर मीटर। मैंगलोर टाइल 0.35 बैग पर स्क्वायर मीटर। जो गैरोनिलिथिक फ्लोरिंग होती है 40 mm वाली, उसमें 0.3 बैग पर स्क्वायर मीटर। और जो 20 mm वाली होती है उसमें हमारी 0.25 बैग्स पर स्क्वायर मीटर। वाटर प्रूफिंग की बात करें, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसे। वाटर प्रूफिंग अगर हम संक स्लैब है, कोई हमारी संक है, उसमें हमारा 0.25 बैग पर स्क्वायर मीटर। वॉल है 0.25 बैग पर स्क्वायर मीटर। अगर वाटर प्रूफ टॉयलेट है 0.63 बैग पर स्क्वायर मीटर। सेरेमिक टाइल्स हैं 0.3 बैग पर स्क्वायर मीटर। बैटरफाइल टॉयल हैं 0.28 बैग पर स्क्वायर मीटर। और डेडो है और क्रेमिक डेडो है तो 0.25 बैग पर स्क्वायर मीटर हमारा यूज़ होगा। फिर हम बात करते हैं जो हमारा परसेंटेज कितनी लगानी होती है स्टील की, अगर हम किसी को डिज़ाइन करेंगे। तो अगर स्लैब है तो 0.81 से लेके 1% तक आप वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, जो भी वॉल्यूम निकालना है आपको स्लैब का, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 से, तो आपका इतना kg स्टील उसमें लगेगा। बीम में कितना है, 2 से 2.5% वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। अगर देखो 3-4 कोई 5 m³ हमारा स्लैब में माल लग रहा है, जहाँ बीम में लग रहा है, इधर बीम निकाल रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो आपको 10 आ गया। तो उसी हिसाब से आपको उसमें स्टील यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं, फिर आप बात करते हैं हम कॉलम की। तो कॉलम में आपको कितना यूज़ करना है, 2.5 इंटू 3 टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। इसमें टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, टोटल जितना भी होगा उसी हिसाब से। फुटिंग में 0.8% से 1 टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। अगर मिक्स डिज़ाइन की बात करें, जो M15 हमारा M5 रहता है, अगर 1:5:10 है, M5 इधर से आपको रेशो का भी क्लियर हो जाएगा। तो क्वांटिटी कितनी लगेगी सीमेंट की, 1 m³ में 2.82 बैग लगेंगे। कोर्स एग्रीगेट लगेंगे 0.98 m³ और फाइन एग्रीगेट लगेंगे 0.49 m³। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। M7.5 है, उसमें 2.45। जैसे आप सामने देख रहे हो, आप क्लियर हो जाएगा इसको। आपको अगर ये PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, आप खुद जाके पढ़ सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर ब्रिक वर्क है हमारा, जैसे मैंने बताया ब्रिक वर्क का बाद में बताऊँ, 9 इंच की अगर बाल है हमारी, तो उसमें सीमेंट क्वांटिटी लगती है कितने, 26 बैग। अगर 5 इंच के उसमें लगते हैं हमारे 6.32 बैग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो ये थंब रूल थे, अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाके पढ़ सकते हो। थैंक यू गाइस।